आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार शर्मा पहुंचे कौशाम्बी। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी को हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना होगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण बोले, विपक्ष का जो नेता होगा वही कांग्रेस का नेता होगा। आगरा रेलवे हेरिटेज पार्क और रेस्टोरेंट की करेगा शुरुआत। रेलवे के इतिहास की भी मिलेगी जानकारी। रेलवे अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने दी जानकारी। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। बोले 9 सालों में भारत का हुआ विकास, हर शख्स है खुशहाल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में मोदी सरकार के 9 साल के बेमिसाल उपलब्धियों को गिनाने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार शर्मा और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर मीडिया से रूबरू हुए और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कल साबित होने वाली है। कांग्रेस 100 साल पुरानी एक जर्जर इमारत है, ऐतिहासिक इमारत, जो मोदी जी की बाढ़ में, तूफान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी के जीतने के बाद ये 100 साल पुरानी ऐतिहासिक जो इमारत है, राजनीतिक इमारत, ये धराशायी हो जाएगी और सपा अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और बसपा तो पहले ही अस्तित्व खो चुकी है। सपा कुछ दिन बाद बीता हुआ कल साबित होने वाली है। कांग्रेस 100 साल पुरानी एक जर्जर इमारत है, ऐतिहासिक इमारत, जो मोदी जी की बाढ़ में, तूफान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी के जीतने के बाद ये 100 साल पुरानी ऐतिहासिक जो इमारत है, राजनीतिक इमारत, ये धराशायी हो जाएगी और सपा। और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज हर आदमी के पास गैस सिलेंडर है, हर घर में बिजली का कनेक्शन है, सभी किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। ये काम इन 9 सालों में हुए हैं। आज सभी करोड़ों लोगों के घरों पर बैंक का अपना अकाउंट है, जीरो बैलेंस पर अकाउंट है, यानी बैंक तक वो महिलाएं पहुंची जिनको बैंक कभी देखा नहीं था। शौचालय आज करोड़ों के घरों में है, बिजली का कनेक्शन करोड़ों घरों में है, आज पक्का मकान करोड़ों के घरों में, किसान सम्मान निधि करोड़ों के घरों में पहुंच रही है। यही नहीं, जो पानी के लिए लोग तरसते थे, आज 12 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन देने वाला आदरणीय मोदी जी, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ 21 लाख के ऊपर घरों में नल कनेक्शन पहुंच गया है। 2024 तक सभी घरों में पानी पहुंचेगा और 2024 तक से। और उत्तर प्रदेश के बरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने पटना में हो रही विपक्ष की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का जो नेता होगा वही कांग्रेस का नेता होगा। वहीं राहुल गांधी के पीएम होने के सवाल पर कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी पीएम बन जाए। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने यह भी कहा कि बीजेपी को हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना होगा। दूल्हा जो भी होगा कांग्रेस का नेता होगा। क्या राहुल गांधी पीएम बनेंगे? कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में बीजेपी को अगर हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना होगा। बिना कांग्रेस के विपक्ष को मोदी जी को नहीं हराया जा सकता। ये तो कहने सुनने की बातें सब चलता है, वो भी देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा कितनी सीटें आएंगी। देश के हित में जो कानून आएगा उसका समर्थन किया जाएगा, लेकिन पहले मसौदा तैयार तो हो। ये सब चर्चाएं हैं, अभी वक्त आने दो, अभी 2024 दूर है, हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। भारत को भारत रहने दो। और मिर्जापुर जिले के सोनभद्र में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जगदीश सिंह पटेल निर्विरोध सभापति घोषित किए गए। उपसभापति पद पर विपुल सिंह सहित 8 प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचित सभापति ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पिछड़े इलाकों को सहकारिता बढ़ चढ़कर कार्य करेगा, जिसका लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। सहकारी बैंक मिर्जापुर सोनभद्र के सभापति का निर्वाचन हुआ है।
उपसभापति के पद का निर्वाचन हुआ है और कल हमारे 3 डायरेक्टर का चुनाव हुआ, जिसमें मैं एक डायरेक्टर पाया। इसके पहले मेरे 11 डायरेक्टर निर्वाचित हो चुके थे। ये जो मेरा 14 का सदन है, उससे संबंधित आज पहली कार्रवाई मेरी शुरू होने जा रही है। मिर्ज़ापुर जनपद और सोनभद्र जनपद आप सभी को अवगत है कि कृषि के क्षेत्र में जो हमारा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का मणिहान क्षेत्र है, हलिया क्षेत्र है, निश्चित रूप से थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें हमारा सहकारिता बहुत ही बढ़ चढ़ करके कार्य करेगा। जिला और मिर्ज़ापुर जिले के ड्रमंडगंज थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश की सीमा पर फर्जी खनन अधिकारी बनकर साथी के साथ वसूली कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा एसपी नक्सल ओपी सिंह ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता कर किया है। पकड़ा गया आरोपी सुधांशु रंजन द्विवेदी खनन विभाग का निलंबित इंस्पेक्टर है, जिसे वसूली के आरोप में जौनपुर जिले में साल 2018 और एटा में 2021 में निलंबित किया गया था। रात की सूचना प्राप्त हुई थी कि हनुमान बॉर्डर पर कुछ लोग ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इस सूचना प्रेस द्वारा 2 लोगों को मौके पकड़ा गया। एक व्यक्ति ने अपने आप को, जिसका नाम सुधांशु रंजन द्विवेदी बताया कि मैं जिला खनन अधिकारी हूँ। उसके साथ में एक आशीष जायसवाल नाम व्यक्ति था जो अपना सहायक बता रहा था। जब उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि वो एक सस्पेंड शुदा जो है, एक निलंबित खनन निरीक्षक है जो 2021 में जनपद एटा से निलंबित हुआ था और वर्तमान निलंबित चल रहा है और यहाँ पर खनन अधिकारी बनकर के, जिला खनन अधिकारी बनकर वो अवैध वसूली कर रहा था। ये हनुमान का रहने वाला है और वर्तमान में मुख्यालय इलाहाबाद में अटैच चल रहा है, लेकिन ये कई दिनों से लगातार इस तरह की वसूली कर रहा था। और आगरा रेलवे बहुत जल्द आगरा कैंट स्थित रेलवे हेरिटेज पार्क और रेस्टोरेंट की शुरुआत करने जा रहा है। ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक रेल के डिब्बे को रेस्टोरेंट का आकार दिया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसके अंदर बैठकर आपको लगेगा कि आप एक रेल के अंदर बैठे हैं और इसके साथ इसमें खाने के साथ आगरा के रेलवे के इतिहास को भी आप जान सकेंगे। ये जानकारी आगरा रेलवे अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने साझा की है। आगरा मंडल में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेलवे हेरिटेज पार्क और कोच रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। इसको मई में शुरू होना था, लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने में ये शुरू हो जाएगा और इसका कार्य अब तेज़ी से किया जा रहा है और प्लांटेशन वगैरह और पार्क को बनाने का कार्य गर्मी ख़त्म होते होते तक ये पूरा हो जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि अन्य मंडलों में भी रेल कोच रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, लेकिन आगरा का रेल कोच रेस्टोरेंट अपने आप में सबसे अलग है क्योंकि ये एक रेलवे हेरिटेज पार्क के बीच में स्थित किया जा रहा है। रेलवे हेरिटेज पार्क रेलवे की हिस्ट्री और हेरिटेज को डिस्प्ले करने वाला एक ओपन एयर म्यूजियम होगा, जिसमें रेलवे के पुराने उपकरण, सिग्नल, लाइटिंग, लैंप वगैरह को भी प्रदर्शित किया जाएगा और ये लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम। आगरा रेलवे ने दिन पर दिन जो चीज़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और चीज़ों में जो बदलाव देखे जा रहे हैं वो अपने आप में वाकई ही काबिल तारीफ़ है। इस वक्त मैं आगरा कैंट के आसपास खड़ा हुआ हूँ। यहाँ रेलवे एक हेरिटेज पार्क और एक बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट की शुरुआत करने जा रहा है। रेस्टोरेंट यानी कि आगरा कैंट पे जो भी यात्री आएंगे वो आराम से एक रेस्टोरेंट में खाने का, व्यंजनों का आनंद ले पाएंगे और वो भी आनंद रेल के अंदर। जी हाँ, चलती हुई रेल के अंदर नहीं, खड़ी हुई ट्रेन के अंदर। इस वक्त मैं एक हेरिटेज पार्क के पास खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये ट्रेन का डिब्बा है। मैं कहूँगा कि वह उस ट्रेन के डिब्बे को दिखाएं। ये चीज़ चलने वाला डिब्बा तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर बैठने का आनंद आपको ट्रेन के अंदर बैठने जैसा ही होगा। इसके अंदर आपको ये एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है जिसके अंदर आपको अच्छे अच्छे व्यंजन और अच्छे अच्छे खाने की साथ साथ रेलवे से जुड़े इतिहास की जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए दिखाते हैं इसके अंदर क्या व्यू और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसकी जो साख सुविधाएं हैं वो धीमे धीमे आपको देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं कि मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है इस रेस्टोरेंट को, इस ट्रेन के डिब्बे को, और बिल्कुल एक अच्छे स्तर पर इसकी कार्य चल रहा है। इस पर बहुत अच्छी तरह से कार्य किया जा रहा है और तरह तरह की ये डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं और पूरी साख सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुछ वक्त बाद ही, बस कुछ वक्त की देरी है, इस रेस्टोरेंट के अंदर, इस ट्रेन के डिब्बे के अंदर आपको लजीज व्यंजन के साथ साथ रेलवे से जुड़ी हुई जानकारियाँ भी और रेलवे के इतिहास की जानकारियाँ भी यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी 1 या 2 महीने के अंदर इस
रेस्टोरेंट की शुरुआत होने वाली है। आपने देखा होगा कि लग्जरी शताब्दी, कई ऐसी लग्जरी भारत की गाड़ियां हैं जहां पर इस तरह की साख सुविधाएं, इस तरह के डिज़ाइन देखने को मिलता है। लेकिन एक आम इंसान के बजट के बाहर होता है। वो ज़्यादातर इतनी महंगी ट्रेनों में इस तरह का खाना और इस तरह के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता। तो उनकी साख सुविधा को देखते हुए इस रेस्टोरेंट की शुरुआत करी जा रही है। अभी यूपी में एक या दो जगह ही इस तरह के जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं उसमें रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं रेलवे ने चालू करी है, और उसके बाद ये आगरा में बनने जा रहा है। और बहुत ही जल्दी ये रेस्टोरेंट, ये डिब्बे के अंदर ये काम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आगरा कैंट से गुजरने वाला हर यात्री इस रेस्टोरेंट में आएगा, खाने का आनंद लेगा, खाने का आनंद यहाँ का हेरिटेज पार्क की साख सुविधाएं देखेगा और रेलवे से जुड़े इतिहास के बारे में जान पाएगा। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। और बांदा शहर में संचालित अवैध गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए का अवैध गुटखा बरामद किया गया है। पुलिस ने लाखों रुपए का निर्मित गुटखा और कच्चा माल भी बरामद किया है। अवैध गुटखा फैक्ट्री को संचालित करने वाले 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पीली कोठी इलाके का है। यहाँ गुटखा बनाने की जो मशीन है वो बरामद हुई है। कच्चा माल काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है। पैकेजिंग हो रही थी, फ्रॉड नाम से उसकी ब्रांडिंग हो रही थी और पैकेजिंग हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है। संबंधित विभाग को भी सूचना दी गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। लगभग कब से संचालित है? हाँ, 4 व्यक्ति मौके से पकड़े गए हैं, जिनको आगे विधिक कार्रवाई में उनको शामिल किया जाए। संचालित कब से लगभग मैम कुछ जानकारी मिली? संचालित में अभी ये जांच का विषय है, क्या कब से संचालित हो रही थी। सूचना में हम लोगों ने तत्काल ये कार्रवाई की। और मैनपुरी जिले के थाना विश्वा के नेकपुरा गांव में जमीनी विवाद में किसान की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। लोहे की रॉड और डंडों से पीट कर किसान की हत्या कर दी गई, जबकि घटना में मृतक किसान कश्मीर सिंह का बेटा भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर आए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। खबर है कि मृतक की जमीन पर हमलावर अवैध कब्जा करना चाहते थे। कश्मीर सिंह है, उम्र करीब 50 साल है। तो कल इनके साथ मारपीट हुई थी, जिसमें ये घायल हो गए थे और इनको जिला अस्पताल लाया गया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है। इनके लड़के अश्वनी की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें रामपाल, नरेंद्र, राम खिलाड़ी और सुभाष हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होकर के इनकी तलाश की जा रही है और बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाए। थाना बिछवा के और उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। बाराबंकी में दर्ज एम्बुलेंस और गैंगस्टर एक्ट में बाराबंकी की एमपी, एमएलए और एसीजेएम कोर्ट ने आरोप निर्धारित कर दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार और कोर्ट में मौजूद उनके 12 गुर्गों की अदालत में पेशी हुई। पेशी के दौरान आरोप तय होने पर मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आरोप निर्धारित होने के बाद कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में 29 जून और 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की अगली सुनवाई होगी। अब साक्ष्य और गवाही का क्रम शुरू होगा। सरकार बनाम डॉक्टर अलकाराय, जिसमें मुख्तार अंसारी साहब भी आरोपी हैं। एसीजेएम 19, एमपी, एमएलए कोर्ट, पीठासीन अधिकारी श्री विपिन यादव कोर्ट में मुख्तार अंसारी से न्यायालय ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं लगभग 18 साल से जेल में निरुद्ध हूँ, मेरे ऊपर कोई वाद नहीं दर्ज हुआ है, जानबूझकर ये फर्जी वाद दर्ज हुआ है और हम इसका विचारण चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में पुलिस ने बिजनौर नगर पालिका के नलकूप ऑपरेटर के हत्यारोपी को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्यारोपी ने उधार लिए 2.5 लाख रुपए की वापसी का तकादा करने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्यारोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। बिजनौर नजीबाबाद रोड पर सुहाहेड़ी 0 पॉइंट के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान नई बस्ती निवासी लेखराज के रूप में हुई, जो नगर पालिका परिषद में ट्यूबवेल ऑपरेटर था। उसके पुत्र की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान रिंकू शर्मा और अमन शर्मा का नाम प्रकाश में आया, जिसको हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने यह स्वीकार किया कि 2.5 लाख रुपया मैंने उधार लिया था लेखराज से।
इधर कई दिनों से लेखराज लगातार मुझसे पैसे मांग रहा था। बाराबंकी जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। हमारे तो कोई नहीं था, सब लोग चलाए गए और घर पे कोई नहीं था। मम्मी और छोटी बहन वहाँ सफाई कर रहे थे, आने लगे बाहर के पल्ली थानी थी, पल्ली फाड़ दी और वहाँ जो पल्ली नहीं फाड़ पाए तो मारने लगे। जो एक लोग जब आए हमारे घर के तब लोग को घेर के मार डाले। हमें पड़ गए। और आदिपुरुष फिल्म का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश में फिल्म की कहानी और डायलॉग को लेकर लोगों का विरोध सड़कों तक पहुंच चुका है। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन दशहरी के जिलाध्यक्ष निहाल अहमद सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं के साथ नगर कोतवाली के सामने प्रदर्शन किया। फिल्म आदिपुरुष का विरोध कर रहे किसान कार्यकर्ताओं ने फिल्म के निर्देशक ओम राउत और लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला सहित निर्माता और राइटर पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ये आदिपुरुष जो पिक्चर आई हुई है, जिससे सनातन धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। हनुमान जी के मुंह से अपमानजनक शब्द निकाले गए हैं। हनुमान जी को चमड़े की चप्पल पहनाई गई है। हनुमान जी को गलत वर्ड जो उनको डायलॉग दिए गए गलत जो बोलने के लिए, और माँ सीता का जो रोल निभारी वो भी गलत है। तो इस तरह से कई तथ्य हैं जो रामायण के पूरी तरह से विरुद्ध है। ये लोग अपनी पिक्चर चलाने के लिए लोगों की आस्था से खेलते हैं और पैसा कमाने का जरिया बना रखा है। इन लोगों से किसी की आस्था से कोई मतलब नहीं है। आस्था से खिलवाड़ करके ये लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। क्या चाहते हैं अब हम ये चाहते हैं कि ये पिक्चर बैंड हो और जो भी इसमें दोषी हैं, डायरेक्टर हैं, लेखक हैं और डायलॉग लिखने वाले, इन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। इन सबको ताउम्र के लिए फिल्म इंडस्ट्री से बैंड कर देना चाहिए कि ये लोग कभी भी पिक्चर न बना पाए। सीतापुर शहर में मशहूर कच्चा पुल इस वक्त बेहद जर्जर हालत में है। ये काफ़ी पुराना पुल है और इसको नई बस्ती के रहने वाले ज़मींदार स्वर्गीय मिर्ज़ा आशिक हुसैन के द्वारा बनवाया गया था। इसमें उन्होंने उस ज़माने में 250 रुपए का सहयोग दिया था। इस पुल से पैदल चलने वाले राहगीरों को बाजार के लिए आसानी हो जाती थी। बदलते वक्त के साथ आज इस पर आवागमन बढ़ गया है, जिसके कारण किसी भी समय कोई दुर्घटना का सबब बन सकता है। जिम्मेदार इस समस्या पर ध्यान दें तो इस पुल की हालत बदल सकती है। इस पुल की क्या हकीकत है, इस संबंध में सभासद प्रतिनिधि इकबाल हुसैन से वार्ता की गई तो उन्होंने इस पुल की हकीकत बयान की। देखिए, ये पुल जो है ये पुराने सीतापुर से नए सीतापुर के जोड़ने के लिए अंग्रेज़ों के कार्यकाल जमींदारी उस वक्त थी। तो जमींदार यहाँ के थे मिर्ज़ा आशिक हुसैन साहब, जो तामसेनगंज नई बस्ती के निवासी थे। उन्होंने इस पुल का निर्माण कराया था लेकिन पुल गिर रहा है, उसकी कंडीशन इतनी जर्जर है, किसी भी टाइम इस पर कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए पुल का और अमरोहा जिले के हसनपुर में एसडीएम और सीओ ने आगामी सावन माह और कांवड़ यात्रा के चलते नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सावन माह और कांवड़ यात्रा के चलते मीट की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एसडीएम अशोक कुमार शर्मा और सीओ श्वेताब भास्कर ने नगर में के कांवड़ यात्रा मार्गों का भ्रमण किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से समय रहते रूट डाइवर्जन कर मार्गों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और पुलिस बल भ्रमण कर तत्परता से कार्य करेंगे। और मुरादाबाद जिले में सगे भाइयों ने ही सगे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। भाई की हत्या करने के बाद आरोपी शादाब ने थाना सिविल लाइन में जाकर खुद हत्या की जानकारी दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भाई और भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों अभियुक्तों को शादाब और साजिद ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है। कुछ देर पहले एक शादाब नाम के व्यक्ति हैं, वो अभी सिविल लाइन थाने पर स्वयं पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाई को मार दिया। तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची तो इनका सगा भाई था, जो फाकिर नाम है उसका,
वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ से उसकी आवश्यक कार्रवाई के बाद बॉडी को यहाँ से भिजवाया गया है और संभवतः ये जो मृतक है ये नशा करने का आदी था और घर में काफ़ी झगड़ा करता था और आज किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ है जिसमें आके उसके भाई ने इसके सिर पे किसी चीज़ से प्रहार किया। और संभल में कोरोना काल में रखे गए हेल्थ महकमे के संविदा आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। शासन ने कर्मचारियों को 30 जून को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया है। कर्मचारियों ने नियमितीकरण कर सेवा विस्तार की मांग की है। वहीं सुनवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कल बढ़ाया जाए और सुचारू रूप से जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं, जो हमारे यहाँ जांचें होती हैं, कोविड है, कोविड तो कम हो गया है, WHO ने भी कम कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ हेपेटाइटिस है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, अदर बहुत सारी जो जांचें होती हैं हम मोलिकुलर विधि से हम कर सकते हैं, उससे बेटर जांच हो। हाँ, इनका भी एक ही साथ ज्ञापन दिया जा रहा है। और जिला सिद्धार्थनगर के विकासखंड भनवापुर के ग्राम महादेव नंगा में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर के महंत स्वामी रामदास ने मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते को ठीक न करवाने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। महंत ने कहा है कि वो जिम्मेदार लोगों के दफ्तर के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। अब अगर उनकी बात 5 जुलाई तक नहीं मानी गई तो वो 6 जुलाई से आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे। रास्ता है हमारे मंदिर पे आज आने जाने का और बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सोमवार को खूब भीड़ लगता है। 180 मीटर रास्ता है। इसके लिए बहुत प्रयास किए, जो भी अधिकारीगण हैं सबको सूचना दिए, सबसे बार बार फ़ोन के माध्यम से बताए कि ये रास्ता दुरुस्त करवा दीजिए। जो पूर्व में बीडीओ थे ब्लॉक भनवापुर में, वो आश्वासन दिए थे कि महाराज जी इसको करवा दिया जाएगा। उनका ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे लोग आए हैं, वो भी आश्वासन दे रहे हैं। एक दिन गिरते गिरते हम बचे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। और कानपुर नगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपको दिल दहल जाएगा। दबंगों ने मात्र 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा और दबंगों के द्वारा बच्ची के ऊपर एक बार नहीं बल्कि 3 बार चाकू से जानलेवा हमला किया गया। और फिर क्या था, उस हमले से बच्ची खून से लहूलुहान हो गई और अपना खून बहता देख बच्ची बेहोश हो गई। लेकिन दबंगों पर उस बच्ची पर रहम नहीं आया और बच्ची की मां शहनाज जो 9 महीने की गर्भवती है उसके साथ भी दबंगों ने हाथापाई किया। आरोपी एक अन्य मामले में केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये 2 परिवारों के बीच में 2 पशु लड़ गए थे, भैंसें लड़ गई थी और कुछ लोगों ने भैंसों को खदेड़ने की कोशिश की एक पक्ष ने, तो दूसरे पक्ष ने उसकी छोटी सी बच्ची बाहर आ गई, उस पर हमला कर दिया चाकू से। मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है इसमें। भैंस के पीछे हुई थी सर। फिर क्या हुआ था आगे? आगे घर मान लो गाली देते चले आए कि तुम ही लोगों ने मारा मेरी भैंस को। फिर तो अंदर घुसते चले गए दरदरा के। मम्मी को भी मारा, हमारी बिटिया को चक्कू से मार दी। कितनी बार चाकू मारा था? 3 बार, 2 बार सर पे मारी, 1 बार हाथ पे मारी। खोलने गई थी सास, उससे बस वही से बहस होती चली आई। जी कहने लगी लाला हमने भैंस को नहीं मारा तुम्हारे। बस उतने में अंदर घुस के बस मारने लगे इन लोगों को। बच्ची मेरी खड़ी थी, बच्ची के ऊपर बस चाकू से बार करते चले गए। 3 दफे मारा था। वो कह रहे थे अगर पुलिस पे शिकायत करोगे तो तुम्हारे हस्बैंड को भी मारेंगे। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर की पुलिस अक्सर सुर्खियों में रहती है। यूँ तो कानपुर की पुलिस अपने आप को हाईटेक पुलिस कहती है। हाल ही में एक मामला ऐसा भी आया था जहां पर पुलिस के द्वारा एक अपराधी को पकड़ा गया था और खुद ही वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया गया था। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कानपुर की पुलिस अपने आप को हाईटेक पुलिस कहती है, लेकिन एक मामला थाना चकेरी के चकेरीपुर गाँव का आया जहाँ पर 3 वर्ष की नाबालिग बच्ची पर दबंगों के द्वारा चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया। वहीं पीड़ित परिवार की अगर बात कही जाए तो पीड़ित परिवार ने भी आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अगर थाना चकेरी की बात करी जाए तो थाना चकेरी के द्वारा पीड़ित की सुनवाई करके, लेकिन पीड़ित की सुनवाई तो की गई लेकिन हल्की धाराओं में मुकदमे को पंजीकृत कर दिया गया। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और उच्च अधिकारियों के लिए अपनी बात को रख रहा है। आइए देखते हैं इस खबर में मुंसिफ टीवी से क्या कुछ पीड़ित ने कहा। कैमरामैन चांद के साथ मोहम्मद फरमान, मुंसिफ टीवी न्यूज़ कानपुर।
और खबर जनपद पीलीभीत के बीसलपुर तहसील क्षेत्र के बीरखेड़ा विकास खंड के गांव पैनिया हिम्मत से है, जहां कई वर्ष पुराना शिव मंदिर स्थित है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर यानी कि सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है, जो मंदिर के अंदर भी जा रहा है। पूरे मामले में गांव के मेंबर ने प्रधान को जल्द स्थिति सुधार करने की मांग की है। वहीं कहा गया है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गंदा पानी भरे होने की वजह से पूजा करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐतिहासिक मंदिर है, करीब 45 साल पुराना मंदिर है शिव जी का। और यहाँ पर ग्राम प्रधान जी, सचिव सहित अन्य लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है आज तक। और हमने भी कई बार, गांव के हम मेंबर हैं अपने वार्ड के, कई बार हमने भी ध्यान आकर्षित किया है ग्राम प्रधान का, और मीटिंग में भी कहा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। ये बात अच्छी नहीं है। शिव जी के साथ वो मजाक कर रहे हैं। और कीच इतनी है, पानी भर रहा है, मंदिर के अंदर भी पानी चला जाता है, जो कि बारिश भी नहीं हुई है। ये बहुत ही आलोचना वाली बात है, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। और मऊ जिले में एक घर में एक शख्स की लाश मिली है। शख्स की मौत कैसे हुई इसका भी पता नहीं चल पाया है। मकामी लोगों की माने तो आते जाते लोगों को बदबू का एहसास हो रहा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। थाना कोतवाली क्षेत्र के शेख दामूपुरा मोहल्ला की घटना बताई जा रही है। भाई यहाँ भी लोग जुमा पढ़ के लोग आए हैं तो सन्नाटा था, लोगों को हवा चली, कुछ बदबू टाइप का एहसास हुआ तो लोग यहाँ भीड़ जुट गई। जो लोग जा रहे थे तो नाली का कचरा निकला है तो कुछ लोग समझे कि नाली में कुछ महक रहा है, मगर ये जो बदबू आई तो जैसे कि कुछ अलग किस्म की। तो आदमी कुछ देखा तो एक घर है, बंद रहता है, वहाँ कोई रहता होता नहीं है। तो कुछ जब चेक करने में पता चला कि कोई लाश हो है नहीं। पहचान तो पुलिस वाले शिनाख्त होगी तो वही लोग करेंगे ना, क्योंकि कोई इंसान तो वहाँ गया नहीं देखने, बस ऊपर ही से जो दिख रहा है लाश ढकी हुई है। घर तो ये जिसका होगा ये बताएंगे। ये बंद रहता है हमेशा, इसमें कोई रहता ही नहीं है, बंद रहता है। नहीं, अभी तो पुलिस का काम है, वो देखेगी अंदर बाहर कहाँ से हुआ है। बाकी तो यहाँ पे सब लोग जुटे हैं, प्रशासन के लोग भी आए हैं, अपना देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज के लैब असिस्टेंट ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस मामले के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। मामले की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमराती हुई नजर आ रही है। सीतापुर जिला अस्पताल का हाल देखिए। दोपहर 12:40 पर मुंसिफ टीवी की टीम जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर ओपीडी में कमरा नंबर 4 सर्जन का कक्ष खाली पड़ा मिला। वहीं कमरा नंबर 5 जहां पर नाक कान गले के डॉक्टर बैठते हैं, वो भी नदारद मिले। मरीज डॉक्टर का इंतजार करते देखे गए। उसके बाद अस्पताल के बरामदे में लगे टीवी भी बंद मिले। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त की जाए और मरीजों के प्रति लापरवाही न बरती जाए। मगर यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं। और लखीमपुर शहर स्थित कचहरी पावर हाउस में तैनात बिजली विभाग के विद्युत कर्मी संदीप सिंह ने कथित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एसपी ऑफिस में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में बिजली विभाग के संविदा कर्मियों का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो संगठन के साथ मिलकर बिजली व्यवस्था बाधित कर हड़ताल की जाएगी। संगत कार्य नहीं होता है तो मजबूरन में हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा, क्योंकि आज इनको मारा गया है, कल उनको मारा जाए। गर्मी भीषण है, मानते हैं गर्मी पड़ती है। बिजली कर्मचारी भी वो इंसान है, 24 आवर्स सुविधा के लिए काम करता है। ना तो रात देखता है, ना तो दिन देखता है, ना जेई काम देखता है, ना एसडीओ काम देखता है। सारे अधिकारी एक समान होकर काम करते हैं। अधिकारी कभी सोता नहीं है, क्या उसको नींद नहीं आती है? हाँ, तो गलत है, मारने का कोई तरीका नहीं। आप आइए, औपचारिक तरह से बात करिए, बात करके सोल्यूशन निकालिए। हाथ चलाने का किसी का अधिकार नहीं है, ना तो किसी को गलत भाषा का। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो अपने पावर हाउस से मैं स्ट्राइक करवाऊंगा। जिले में जितने पावर हाउस हैं सारे स्ट्राइक करेंगे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार शर्मा पहुंचे कौशाम्बी। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर साधा निशाना।
बीजेपी को हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना होगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण बोले, विपक्ष का जो नेता होगा वही कांग्रेस का नेता होगा। आगरा रेलवे हेरिटेज पार्क और रेस्टोरेंट की करेगा शुरुआत। रेलवे के इतिहास की भी मिलेगी जानकारी। और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। बोले 9 सालों में भारत का हुआ है विकास। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।